देखिए, अगर आप बिहार टीआरई 4.0 या यूपी के किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एनसीईआरटी के ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लास 9 की एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान, ठीक है, कौन सा विज्ञान की दृष्टि से पदार्थ यानी मैटर की सही परिभाषा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बोला गया है कि साइंस की दृष्टि से कौन सी सही परिभाषा है। पहला ऑप्शन देखो बोला गया जिसका कोई निश्चित आयतन ना हो। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, तीसरा है जिसको केवल नग्न आंखों से देखा जा सकता है। चौथा है केवल ठोस और द्रव वस्तुएं। देखो साइंस क्या कहती है कि मैटर वो होता है जो अपना कोई ना कोई स्थान घेरता है। ठीक है, और जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। देखो लिखा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है अर्थात जिसका आयतन होता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर दिया गया है भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को किन 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था जिन्हें पंच तत्व कहा गया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, ये नाम सुना होगा। बस वही बातें बोली गई हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें कही गई हैं। देखो सबसे पहले वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश, 5 चीजें हैं। पंच तत्व का मतलब इसमें 5 चीजें ही होंगी। ठीक है, मिट्टी धूप हवा नहीं, मिट्टी का कोई मतलब नहीं। सोना चांदी तो कोई धातु थी ही नहीं। ठोस द्रव गैस प्लाज्मा भी इसी कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, क्षिति मतलब वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर भी लिखा है प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार सभी वस्तुएं सजीव हो या निर्जीव है इन्हीं 5 तत्वों से यानी कि वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश से मिलकर ही क्या होती है, बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को मुख्य रूप से किन 2 आधारों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, उन्होंने क्या है कहा है कि पदार्थ कौन कौन से 2 आधार हो सकते हैं, कौन कौन से 2 भागों में उनको बांट सकते हैं। पहला है भौतिक और रासायनिक प्रकृति। ठीक है, ठीक है, दूसरा बोला केवल आकार और रंग नहीं, आकार और रंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। केवल भार और आयतन नहीं, ये तो वर्गीकरण का कोई तरीका हुआ ही नहीं। जैविक और अजैविक, तो इसको हम वैज्ञानिक तरीकों में इसको हम जीवित वस्तुओं को में इसे बांटते हैं। जैविक और अजैविक में कौन सा मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में या तो भौतिक गुण आते हैं या फिर कौन से आते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर उनको हम बांटते हैं। ठीक है, आंसर भी देखो लिखा है आधुनिक विज्ञान में पदार्थों को अध्ययन करके उनके भौतिक गुणधर्म जैसे अवस्था घनत्व आदि और रासायनिक गुणधर्म जैसे शुद्ध और मिश्रण आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आयतन का मानक मात्रक क्या है। आयतन का मानक मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन है। देखो पहला है घन मीटर यानी कि जिसको बोलते हैं मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है लीटर और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है ml। ठीक है, तो इसका जो मतलब क्वेश्चन बोला गया आयतन। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है आयतन मापने का मात्रक है। तो आयतन मापने का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है, किसी भी वस्तु का। ठीक है, और अगर लीटर में क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ का आयतन मापते हैं वो लीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है आयतन का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर क्यूब यानी घन मीटर होता है। तरल को मापने के लिए लीटर प्रयोग किया जाता है, ये बात अभी भी हमने बताई है। अगर मतलब कोई भी हमें वॉल्यूम मापना है तो वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक है, और ये हमने एसआई सिस्टम में पढ़े हैं और एसआई सिस्टम में आपको बोला गया है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। ठीक है, कितनी फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और उनमें से एक हमारा आता है कौन सा, आयतन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एक दिया है कौन सा, कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है या 1 लीटर में 1000 ml भी होता है और इसे 10⁻³ मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं कई बार, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन में आते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, कौन क्या होता है? किलोग्राम होता है। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, न्यूटन है, पास्कल है। तो यहाँ पर एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो एसआई सिस्टम में इसका मात्रक कौन होता है? किलोग्राम यानी कि ए होता है। तो वो लिखा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। न्यूटन जो है भार का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। ठीक है, चलो खैर कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के कुछ क्रिस्टलों को जल में घोलने पर पूरा जल बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। तो इन्होंने कहा है कि KMnO4 को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो पूरा का पूरा जल, पूरा का पूरा जो पानी है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। क्वेश्चन बोला गया है कि जल को बार बार तनुकृत यानी डाइल्यूट करने पर भी रंग जो वायलेट यानी पर्पल है, पर्पल ही बना रहता है। यह प्रयोग पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? ठीक है, अगर देखो पानी में अगर KMnO4 मिलाया गया, पानी आपका पर्पल कलर का हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब ये जो KMnO4 के पार्टिकल हैं वो उसके अंदर पूरी तरीके से मिल चुके हैं। यानी कि जो KMnO4 है वो अपने बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में पानी में पूरी तरीके से मिल चुका है, और उसको अब हम चाहे जितना डाइल्यूट करने की कोशिश करें वो कलर कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि कण पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं। तो ऑप्शन देखो बोला गया है कण के, पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पहला ऑप्शन है। पदार्थ के कण केवल ठोस में गति कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जल के कण भारी होते हैं, नहीं। देखो KMnO4 पूरी तरीके से मिला है, पदार्थ के कणों में भार नहीं होता, ये भी गलत है। तो देखो पदार्थ यानी KMnO4 के कण इसलिए मिले गए हैं क्योंकि KMnO4 जो है उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और पूरी तरीके से उसमें वो समा चुके हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि यह दर्शाता है कि KMnO4 केवल एक छोटे क्रिस्टल में करोड़ों सूक्ष्म कण होते हैं और जल के कणों के बीच क्या होते हैं? पूरी तरीके से विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि जब हम जल में चीनी को या नमक घोलते हैं, ठीक है, पानी में हमने चीनी को घोल दिया या पानी में हमने नमक को घोल दिया, तो जल के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती। इसका कारण क्या है? जल के स्तर में वृद्धि नहीं होती क्योंकि रीजन ये है कि जो जल के कण होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस यानी रिक्त स्थान होता है। चीनी या नमक के जो पार्टिकल होते हैं वो उन्हीं के बीच में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, और इस वजह से जो मतलब शरबत वगैरह बनता है या नमक का घोल जो बनता है उसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, आयतन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो बोला गया चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चीनी वाष्पित हो जाती है, नहीं। चीनी का आयतन शून्य होता है, नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है जल के कण नष्ट हो जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो देखो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कई बार, ठीक है, कि किस प्रयोग से आप सिद्ध करेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, तो उसके लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः यानी कि अपने आप एक दूसरे पर मिलना क्या कहते हैं? देखो दो पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब उस पदार्थ उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। ठीक है, दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब इसको बोलेंगे डिफ्यूजन यानी विसरण। देखो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, विसरण ही हो जाएगा। ठीक है, विसरण होगा, परासरण नहीं होगा। परासरण में क्या होता है? परासरण की कहानी में देखो दो जैसे विलेन है यहाँ पर, इसमें बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, किधर से मूव करते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परासरण, यानी कि इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, कहीं ना कहीं भी आगे आ जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि इसमें मतलब जैसे आपको एक काम करना है, जैसे आप घर में परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो आपने एक जगह लगाया पूरे घर में फैल गई। इसका मतलब जहां पे आपने परफ्यूम लगाया वहां की कंसंट्रेशन हाई है, और जहां पे फैल रही है मतलब बाकी बाहर जगह पे कंसंट्रेशन उसकी लो है। तो यहाँ पर जो है हाई से लो की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, हाई से लो की तरफ होता है, किसमें? विसरण में होता है, और कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती, यानी अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता
नहीं होती है, लेकिन परासरण में इसकी कहानी उल्टा होती है, यानी लो से हाई की तरफ मूव करते हैं और परासरण की कहानी होती है। एक इसी में आता है कि जो हमारा आरओ फिल्टर होता है, पानी साफ करने वाला फिल्टर होता है, वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है। कैसा काम करता है? वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। ठीक है, अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे। तापमान बढ़ाने पर बोला गया है, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा और विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर हम मान लिया टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सीधी सी बात है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम गति टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और सीधी सी बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि आपने पता है विसरण का मतलब होता है हाई से लो की तरफ डायरेक्ट पार्टिकल का मूव करना, तो अगर ज्यादा तेजी के साथ उनमें एनर्जी ज्यादा है तो और तेजी से लोग मतलब मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि विसरण की दर और तेज होगी। तो देखो, पहला ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और विसरण की दर क्या होगी, और तेज होगी। पार्टिकल में टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, बोला गया टेम्परेचर बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, और जिससे कण तेजी से भागते हैं और विसरण की दर अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? देखो, अगर हमारा खाना गर्म है, इसका मतलब उसके अंदर से जो हमारी जो मतलब जो स्मेल निकल रही है, मतलब जो विसरण के प्रोसेस हो रहा है बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है, डिफ्यूजन यानी कि जो विसरण होगा वो तेजी के साथ होगा, और अगर विसरण तेजी के साथ हो रहा है तो खाने की महक जो है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा दूर तक फैलेगी। लेकिन ठंडे भोजन में महक उतनी ही आती है, बट क्या है, वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाती है। तो उसके लिए अगर आपको महक लेना है तो आपको पास में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है कि उच्च तापमान पर विसरण की दर जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक है, खाने में रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है, ऐसा गलत है। गर्म खाने में हवा नहीं होती, ये भी गलत है। केवल भोजन के रंग के कारण नहीं, गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो, लिखा है तापमान अधिक होने पर गर्म खाने से वाष्पित कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिससे वे वायु में तेजी से विसरित होकर दूर दूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बोला गया स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। ये प्रेक्षण पदार्थ के किस अभिलाक्षणिक गुण को दर्शाता है? मतलब पानी को गोताखोर पानी में तैरता है तो पानी हाथ मारते हुए आगे तैर रहा है, मतलब पानी को दो भाग में बांटते हुए आगे तैर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनके पदार्थ के जो कण होते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल तो होता है, लेकिन साथ में इनके बीच में रिक्त स्थान भी होता है। तो गोताखोर पानी में जब तैरता है तो उसको पानी को आसानी से काट देते हैं, और ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, अगला देखो, ठोस द्रव ठोस द्रव और गैस के कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल का सही घटता हुआ क्रम है। इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर गैस द्रव में और फिर गैस में। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा? ए। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा ठोस में होगा, यानी सबसे ज्यादा पास पास में पार्टिकल होते हैं, इसीलिए ठोस को देखो बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। द्रव में पार्टिकल थोड़ा और दूर दूर होते हैं और उसको भी कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैस को हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगले देखो, बोला गया है कि द्रव यानी ठोस द्रव और गैस के कणों के बीच स्थान, यानी कि जिसको बोलते हैं अंतर आणविक स्थान, सबसे कम और सबसे ज्यादा किस में होता है? तो तभी हमने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, और जो गैस होती है उसमें सबसे कम होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब देखो, ठोस में सबसे कम नहीं होता है, गैस में सबसे कम होता है, ठोस में सबसे अधिक। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निखिल में कौन सा ठोस अवस्था का गुणधर्म नहीं है? पहला है निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होना। ठीक है, तो गुणधर्म नहीं की बात की है, देखो निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमाएं भी होती हैं। आगे देखो, बोला गया है, ठीक है, निश्चित या स्थिर या निश्चित आयतन का होना ये भी होता है। बहुत अधिक कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि संपीड्यता बहुत ज्यादा होती है। नहीं, ठोस को हम संपीडित नहीं कर सकते हैं,
नगण्य विसरण होना ये भी मतलब कोई मतलब नहीं है। तो देखो गैस मतलब ठोस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लकड़ी का गुटखा लीजिए, उसको दबाइए, आप कितना ज्यादा दबा पाएंगे, आप नहीं दबा सकते उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। विसरण नगण्य होता है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव तो कर नहीं सकते, तो विसरण होने की कोई बात ही नहीं। तो ये सारे के सारे सही, केवल सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पंज ठोस है फिर भी इसे आसानी से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जाता है, इसका क्या कारण है? देखो स्पंज क्या होता है, आपको पता है स्पंज क्या होता है? स्पंज में बीच में देखो छोटे छोटे से यहाँ छिद्र होते हैं, ठीक है, ऐसे छिद्र होते हैं, सब एक दूसरे में लगे होते हैं। और इन्हीं छिद्रों में क्या होती है, एयर भरी होती है। और जैसे ही स्पंज स्पंज को हम बाहर से कंप्रेस करते हैं, सारी हवा निकल जाती है, ठीक है। तो देखो स्पंज में छिद्रों में वायु भरी होती है, जिसे दबाने पर वो बाहर निकल जाती है। इसलिए स्पंज सॉलिड होते हुए भी इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आता है, जैसे मेन स्पंज ही है, जैसे रुई वगैरह होता है, ये सभी ये इसी इसी के आने पे आ जाते हैं। बोले अगर रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, फिर भी उसे ठोस क्यों माना जाता है? ठीक है। रबर बैंड जो होती है उसको हम खींचेंगे तो उसका आकार बदल जाता है, ठीक है। फिर भी उसे ठोस क्यों माना जाता है? क्योंकि रबर बैंड में क्या है, जब तक आप कोई फोर्स लगाएंगे तब तक तो उसका आकार बदला रहेगा, जैसे आप फोर्स हटाएंगे फिर से अपने वापस उसी रूप में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड ही है, बट आपने फोर्स लगाया तो थोड़ा सा शेप चेंज हुआ। जैसे आपने फोर्स हटाया शेप फिर से हट गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बल हटाने पर पुनः अपना मूल आकार ले लेता है और अत्यधिक बल लगाने पर वो क्या होता है, टूट जाता है, इसलिए वो सॉलिड है। देखो ये पिघलता है, पिघलता तो है नहीं, आयतन बदलता, आयतन तो वही होता है ना, ठोस नहीं है, नहीं ठोस तो है, मतलब ठोस नहीं है बात गलत है, ठोस है ये, ठीक है। तो ये अगला देखो, बोला गया है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड फेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्रव का आकार निश्चित होता है या जिस बर्तन में रखा है वैसा, परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा, और आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल बस सही बात है। द्रव का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, नहीं भाई, आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा होगा, आयतन तो निश्चित ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी अगला ऑप्शन है, द्रव का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, नहीं, आकार निश्चित होता है, केवल आयतन तो निश्चित ही होता है। द्रव को प्रवाहित नहीं कर सकते, गलत बात है, लिक्विड को हम फ्लो करा सकते हैं, फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, लिक्विड में होती है, गैस, दोनों फ्लूइड होते हैं, दोनों को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। ये कहानी है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। जलीय जंतु जैसे मछलियां जल के अंदर श्वसन कैसे करते हैं? क्यों जल के अंदर कोई अगर एनिमल श्वसन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जल में ऑक्सीजन गैस पूरी तरीके से घुली हुई है, और वो उसी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहा है और वो श्वसन कर पा रहा है। तो सीधी बात, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके वो क्या करता है, श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो लिखा है, वायुमंडल गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विसरित होकर घुल जाती है, और मछलियां फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, अभी हमने बताया। एलपीजी और एलपीजी यानी कि जिसको रसोई गैस कहते हैं, और अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडरों में गैस को किस रूप में भरा जाता है? तो गैस जो होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी जाती है, यानी कि गैस को हम जैसे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो लिक्विड फॉर्म में इसमें गैस होती है, बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेस्ड होती है। तो बहुत ज्यादा उच्च दाब पर उसको लिक्विड करके भरा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता कैसे होती है? देखो गैस बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। अगर हाईली कंप्रेसिबल ना होती तो एक छोटे से सिलेंडर में आपके घर में गैस नहीं आ पाती। अगर गैस आती है मतलब कंप्रेस करके भरी जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत कम टेम्परेचर पर इसको प्रेस किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। सीएनजी जिसको हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है? देखो सीधी सीधी बात है कि सीएनजी का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सीएनजी जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और बहुत कम जगह पर बहुत ज्यादा सीएनजी को ले जाना पॉसिबल है। और एक बहुत ज्यादा हमारा ग्रीन फ्यूल के फॉर्म में आता है, ग्रीन फ्यूल का मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है प्रदूषण नहीं होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा उच्च संपीड़ितता होती है और कम स्थान पर अधिक गैस भी आएगी, और स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। भारी का कोई मतलब नहीं, जल में घुलने का कोई मतलब नहीं, ठोस बनने का कोई मतलब नहीं, गैस से ठोस कहाँ बनेगी।
जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो सीधी सी बात है, कोई भी पदार्थ आप गर्म करो, चाहे ठोस करो, चाहे गर्म गैस करो, कोई भी पदार्थ गर्म करो, गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि सॉलिड अगर है तो सॉलिड तो रेजिड होता है, उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो बहुत तेजी से पहले वाइब्रेट करेंगे, और जब वाइब्रेशन इतना ज्यादा हो जाए कि वो वाइब्रेशन के मतलब गर्मी की वजह से वाइब्रेशन टूट जाए, तो वही सॉलिड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, जिसके कारण वे तेजी से क्या होते हैं, जो है वाइब्रेट होते हैं, कंपित होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्थिर तो होंगे नहीं, कण भारी भी नहीं होंगे, नष्ट भी नहीं होंगे, पार्टिकल कैसे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर वायुमंडलीय दाब द्रव बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, कोई ठोस एक दाब पर द्रव बन रहा है, ठोस यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, या उसको गलनांक बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक केल्विन या डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? देखो सीधी सी बात है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपकी क्या होती है, पिघलना 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। तो देखो यहाँ बोला गया 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, 373, 100, 0, 273 और उसके बाद 100 और 0। तो देखो बर्फ जो होती है, बर्फ जो होती है, इसको अगर आप देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बोला गया है, पहले इन्होंने केल्विन बोला गया है, फिर आपका सेल्सियस बोला है, केल्विन पहले बोला है फिर सेल्सियस बोला है। तो पहले इसका केल्विन की बात करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो जरा। ऑप्शन नंबर ए में देखो केल्विन फिर सेल्सियस है, यहाँ पर ये जीरो, अच्छा जीरो यहाँ पर दिया, ठीक है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया या पिघलने का वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? क्योंकि देखो कोई भी सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोई भी सॉलिड सीधे गैस में बदल रहा है, ठीक है, सॉलिड हमारा सीधे गैस में बदल रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। ये चैप्टर में टोटल 50 क्वेश्चन है, 25 एक क्लास में और 25 अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।